क्या इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फ़ौज का व्यू क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बुश बीबी की पार्टी के अंदर एंट्री हो गई है और उन्होंने 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। क्या ये खबर दुरुस्त है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश मॉडल क्यों चाहते हैं और इसकी कितने % चांसेस हैं कि वाकई यहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर निकल आएँ और वो पूरी गवर्नमेंट को तलपट कर दें। क्या इमरान खान साहब का ये जो प्लान है ये कामयाब हो सकेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बार बार जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या मरीम नवाज साहबा को वाकई कैंसर है। वह कैंसर तो नहीं, बहरहाल उनके गले में ट्यूमर था, और उस ट्यूमर की बैकग्राउंड क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बार बार लंदन के अंदर हो रहा है, आखिर ख्वाजा आसिफ साहब को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमारी सबसे पहली स्टोरी बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। हमारी पहली स्टोरी है जी कि खान साहब की पार्टी में बगावत हो चुकी है। खबरें क्लियर कट आ रही हैं कि उनके जितने भी बड़े लीडरान हैं वो खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी। किससे खुश नहीं है? 24 नवंबर की कॉल से खुश नहीं है। और उनकी जेल में जाके सबसे पहले क्या कोशिश होने वाली है हम आपको ये भी आज बताएंगे। और उसके बाद ये तमाम एक्सरसाइज करने का बेसिकली खान साहब का मकसद क्या है, जो 3 मकासद उन्होंने बताए हैं, क्या वही है या इसके अलावा खान साहब कुछ चाहते हैं? पूरी स्टोरी लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब देखिए, बहुत क्लोज कॉल है 10 दिन की कि आपने 24 नवंबर को आपने एक एहतजाज करना है और फाइनल कॉल है, पूरे पाकिस्तान को आपने बाहर निकालना है। तो अगर आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी थी तो फिर मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था पार्टी को। ये तो PSL का मैच है, उसको 6 महीने लग जाते हैं। और इमरान खान साहब को क्रिकेटर हैं, उनको अंदाज़ा है कि कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है एक टीम को कोई मैच जीतने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी जो टीम है, जो सबसे बड़ी टीम है और जो सबसे बड़ा मैच है, जो डू एंड डाई है, जिसके अंदर या आपने मरना है या फिर आपने बचना है, बिल्कुल ग्लैडिएटर है कि एक आप स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, अब 2 प्लेयर हैं, उनमें से एक की लाश आएगी वहाँ से वापस, तो उसके लिए आपने सिर्फ 10 दिन दिए और अचानक आपने फ़ैसला कर लिया। अगर आपने ये फ़ैसला करना ही था तो आप 1 महीना पहले कर सकते थे, कोई 20, 25, 30 दिन पहले कर सकते थे। 10 दिन मेरा ख्याल है पार्टी के साथ ज़्यादती है। और अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं पार्टी के अंदर से। एक तो उन्हें 2 एतराज़ है। एक एतराज़ उनको ये है कि इतनी क्लोज़ कॉल के अंदर लोग कैसे निकालेंगे जाएंगे, कैसे मैनेज किया जाएगा। मौसम की हॉर्शनेस आप देख लें, स्मोग आप देख लें। नॉर्मल हालात में हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला। इवन लाहौर के अंदर जो जलसा था उसके अंदर लाहौरी नहीं आए, और गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लेके जाना पड़ा, और उससे मोटरवे के ऊपर उन्होंने एक सीन क्रिएट करके बताया जी बहुत बड़ा जलसा है। जबकि टोटल लाहौरी जो थे 1600 निकले थे लाहौर के जलसे के अंदर, जो काउंटिंग हुई थी। तो नॉर्मल हालात में अगर लाहौर के अंदर जलसे में पंजाबी नहीं आए तो ये जो 24 नवंबर की कॉल है इसके अंदर कहाँ से लोग आ जाएंगे, तो ये कैसे आएंगे? क्या उन्होंने अपने पैसे खुद खर्च करने हैं? क्या वो ये समझ रहे हैं कि वाकई कोई इंकलाब आ रहा है और उस इंकलाब के लिए दामे दरमे सुखने लोग जो है ना बाहर निकलेंगे, दाम भी खर्च करेंगे और साथ साथ अपनी जान भी दाव पे लगाएंगे, और साथ जो है अपना जो कुर्बानी है, जो आवाज़ है वो भी उठाएंगे। तो ये उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है। तो पार्टी बार बार ये एतराज़ कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है, कहाँ से लोग लेके आएंगे। दूसरा, अगर हम अपने इलाके से लोग लेके भी आएँ, अगर एक MP है वो 500 लोग या 1000 लोग ले आता है, तो आखिर उसकी ज़िम्मेदारी है फिर उन लोगों को ठहराना है, उन लोगों के खाने का बंदोबस्त करना है, उनको कंबल देने हैं, और अगर आपने उनको बाहर बिठाना है तो फिर आग का बंदोबस्त करना है। इतनी सर्दी के अंदर वो कैसे बैठेंगे? ओस ऊपर से गिर रही है, और अगर वो रात को चले जाते हैं किसी के पास रहने के लिए तो सुबह क्या गारंटी है कि वो वापस भी आएंगे? क्योंकि लोग गए और मेरा ख्याल है साथ ही उनके गले ख़राब हो जाएंगे, साथ ही उनको बुखार हो जाएगा, तो उसके बाद तो कोई नहीं आएगा। तो ये एक मुकम्मल कॉल होगी नाकामी की। तो हमें इस टाइप की हरकत नहीं करनी चाहिए, और अगर हम इसे आगे बढ़ा लें जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो तो उस वक्त किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब पार्टी के लोग आज जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम बार बार ये पहले भी बता चुके हैं कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल ऐसी नहीं दी
जिसको उन्होंने मॉडिफाई ना किया हो, जिसको उन्होंने आगे पीछे ना किया हो, तो ऐन मुमकिन है कि सब लोग 5-6 लोग जाके इमरान खान साहब के घुटने पकड़ के जब उनको हालात बताएं तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब इस तारीख को तब्दील कर दें। ठीक है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब की और उनकी हमशीरा की और जिस तरह बुशरा बीबी की तैयारी नज़र आती है, मेरा ख्याल है वो शायद इसको फाइनली समझ के उन्होंने कहा है कि जी इसको कर दें। और जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर ज्योतिष का अमल दखल भी है, और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के लिए नवंबर का महीना साद नहीं है, बड़ा खौफनाक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है इमरान खान साहब ने बाकायदा हिसाब लगवा के ये फ़ैसला किया हो कि कुछ 24 के आगे पीछे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, और साथ ही हम अगर ये काम कर लेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला हो सकेगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, एक बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश है। एक तो इमरान खान साहब कोई जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे, ना वो 26वीं तरमीम के लिए लड़ रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ना वो अपने उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के पास हैं 9 मई के केस के अंदर, और ना ही वो को पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली या छोटी तब्दीली के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की सिर्फ एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ उनके डायलॉग शुरू हों। ठीक है। बस इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने किया, जब उनकी पार्टी के ऊपर अजाब आ रहा था, उस वक्त भी वो पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से उनके साथ गुंजाइश पैदा हो जाए। जनरल आसम मनीर साहब के साथ तो रब्ता उन्होंने उस वक्त भी किया था जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, जब प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब ख़त लेके प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे लाहौर गए, और वहाँ वो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि ये लेटर आया है, तो अब आप बताएं कि क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है आप इसको, वहाँ पे एतजाज़ हसन साहब भी बैठे होते मेरा ख्याल है, उन सब ने कहा कि आप हामिद खान साहब, एतजाज़ हसन साहब के इसको ओके कर दें, आप इनकार ना करें, क्योंकि आपके इनकार के बगैर भी उन्होंने बन जाना है। तो जब बन जाना है तो हम अपने इख्तलाफात की बुनियाद क्यों रखें यहाँ से। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम कर देते हैं। तो साथ ही आरफ अलवी साहब ने फ़ोन किया आसम मनीर साहब को, जो है लेफ्टिनेंट जनरल थे, और उन्हें मुबारकबाद दी कि ये फ़ैसला हो गया है, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से बात करें। तो जनरल आसम मनीर साहब ने उस वक्त भी इमरान खान साहब से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा जी आप मेरे सुप्रीम कमांडर हैं, आपकी कॉल सर आंखों पे आपसे बात हो सकती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है। तो उन्होंने कॉल वो डिक्लाइन कर दी थी। तो इस तरह इमरान खान साहब के साथ उस वक्त भी बात हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से जनरल आसम मनीर साहब के साथ कनेक्ट कर जाएँ। फिर उससे पहले आप देखें कि जब जनरल बाजवा साहब के साथ इनके ठीक ठाक इख्तलाफात हो गए, फिर इन्होंने उनको साजिशी करार दे दिया, फिर उन्होंने मीर सादक और मीर जाफ़र करार दे दिया, फिर इन्होंने उनको जानवर करार दे दिया, और फिर ये भी करार दे दिया कि इन्होंने पाकिस्तान को, चलते फिरते पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। गद्दार तक इन्होंने कह दिया था जनरल बाजवा साहब को। लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें फिर ईवान सदर में इनकी हुई इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक साइड पर रहें और अफवाज पाकिस्तान दूसरी साइड पे हो, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। इस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको इस्टेब्लिश किया था, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट इनकी इस्टेब्लिशमेंट से हट गई तो उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और इमरान खान साहब दरबदर हो गए, सड़कों पे आ गए। तो वो दोबारा वही चाहते हैं कि बस मेरे साथ रब्ता किया जाए। अब ये देखें, ये जो एहतजाज है इसके अंदर भी इमरान खान साहब ने एक खुफिया कमेटी बनाई हुई है जिसके नाम वो नहीं दे रहे, और उस खुफिया कमेटी का काम क्या होगा कि एक साइड से ये हल्ला बोलेंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, यहाँ पे उनके लोग बैठ जाएंगे, और इनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे कोई इंसानी अलमिया पैदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सर्दी है, लोग उसके अंदर बीमार हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई 10, 15, 15, 20 लोग बीमार हो के अस्पतालों में पहुँच के, तो उनकी ख़बरों को फ्लैश किया जाएगा कि देखें वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और साथ ही जो इनकी मुज़ाकराती टीम है वो अफवाज पाकिस्तान से रब्ता करके उन्हें कहेंगे जी आए हमारे साथ बैठें, आखिर आपका इख्तलाफ क्या है। और जब अफवाज पाकिस्तान अगर तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद इनके 3-4 मुतालबात होंगे, जिसमें एक तो इमरान खान साहब को B क्लास देना, फिर इमरान खान साहब के केस ख़त्म करना, फिर इमरान खान साहब की रिहाई, फिर उसके बाद ये है कि आप एक कमीशन बना दें जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के बारे में तहकीकात करे, जो कमीशन फ़ैसला करे उसके बाद वो फ़ैसला हो जाएगा, उसे तस्लीम करेंगे। इस तरह 3-4 किस्म की इनकी शराइत हैं, इसके अलावा इनकी कोई शर्त नहीं है। ना ये 26वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोबारा डेवलप करना चाहते, बल्कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी आ जाए तो आप यकीन करो कि 26वीं तरमीम के साथ वो गुजारा करेंगे और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम है।
तो जब ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो तो सबको अच्छी लगती है, तो इमरान खान साहब को भी अच्छी लगी। इमरान खान साहब भी इसके बेनिफिशरी होंगे, तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इससे, सिर्फ फ़ौज से रब्ता करना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या अफवाज पाकिस्तान इनके साथ बात करेगी? मेरा नहीं ख्याल के बात करेगी, क्योंकि इससे पहले भी किसी जगह पे भी अफवाज पाकिस्तान ने इनके साथ बात नहीं की। बस एक ही विंडो खुलेगी, और विंडो वो ये है कि आप सियासतदानों के साथ बैठ जाएं। और बार बार इनको यही कहा जा रहा है, फिर भी इनको यही कहा जाएगा कि आप सियासतदानों के साथ बैठे। बहुत ज़्यादा भी अगर अफवाज पाकिस्तान लचक दिखाई तो वो मोहसिन नकवी साहब के साथ इनका रब्ता करवा देंगे कि ये लें जी, हमारी तरफ से आ गए हैं, अब आप इनके साथ बात कर लें, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैं बिलावल भुट्टो हैं, आसफ अली ज़रदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आप शामिल करना चाहते हैं, महमूद अशरफ साहब को भी करना चाहते हैं, आप कर लें। तो एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है उस पर फ़ौज पहले से भी कायल है, और वो बाद में भी कायल रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी लचक का मुजाहरा करेंगे कि इनके साथ बैठें या इनके सामने बैठें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर एक बार बैठ के तो उसके बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फ़ौज नहीं चाहती कि सिस्टम जो है वो डीरेल हो, क्योंकि ये डीरेल हो गया तो पाकिस्तान की इकानमी को बहुत नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, बड़ी ये स्ट्रॉन्ग खबर है कि पीटीआई के जो सीनियर लीडर, स्पेशली वो लीडर्स जो सबसे ज़्यादा बाहर आके सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बोलते हैं और सख्त ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वही लीडर्स नहीं चाहते कि ये धरना हो, और वही कन्विंस करना चाह रहे हैं खान साहब को कि ये कॉल रोकी जाए। आपको लगता है खान साहब कॉल रोकेंगे? ये इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, और मुझे इसके अंदर जान भी महसूस होती है। और वो जो लोग जिनके नाम नहीं दे रहे उसमें मरवत शामिल हैं। शेर अफजल मरवत जो है ना, वो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अब वो भी, उनका व्यू ये है कि जी हम सबको एतमाद में लेना चाहिए था, एक कमेटी बननी चाहिए थी जो ये फैसला करती कि किस वक्त कहाँ पर एहतजाज होना है, कि एहतजाजी कमेटी होनी चाहिए थी। वो भी अब एतराज़ कर रहे हैं। गंडापुर साहब जो हैं, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बताई है कि गंडापुर साहब भी कन्विंस नहीं है। उनका ये कहना है कि हर महीने अगर हम एहतजाज करेंगे तो लोग थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और लोग मेरे एग्जॉस्ट हुए हैं। और पहले तो गवर्नमेंट के लोग जो थे वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी काम कर देते थे, लेकिन अब तो वो भी फ़रार हो रहे हैं। अब इसीलिए इनको उस टीचरों के पास जाना पड़ गया है, और टीचर्स को कायल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वर्क फोर्स गवर्नमेंट की जो वो टीचर्स हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि टीचर्स को भी साथ लेके आ जाएं, उन्हें कहीं आपको प्रमोशन देंगे और वफाक से पैसे लेके आपकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करेंगे। अच्छा। तो अब तो टीचर्स को कन्विंस भी करना शुरू कर दिए। तो वो गंडापुर साहब जो हैं वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो नहीं चाहते कि हम इस लेवल पे जाएं। और उसके साथ साथ उमर अयूब साहब भी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि उमर अयूब साहब अभी खामोश हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इस मौसम के अंदर हम वर्कर्स को नहीं निकाल सकेंगे, हम नहीं ला सकेंगे लोगों को। गौर खान साहब जो हैं उन्होंने तो कल कह दिया जी इमरान खान साहब हमारे पास हैं, जो वो फैसला करें उनका हुक्म तो हमारे लिए वाजिब है उसके ऊपर अमल करना। खान साहब उन्होंने अपना बॉस बना दिया उनको, जबकि जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी के अंदर तो सब लोग मिलकर फैसला कर। तो लेकिन यहाँ तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, या कोई फैक्ट्री चल रही है, या फिर ये कोई कॉरपोरेशन है, या फिर ये कोई बिज़नेस एम्पायर है, या फिर एक बिज़नेस वेंचर है जिसके अंदर बॉस जो है सेठ साहब वो फैसला करते हैं। तो गौहर खान साहब ने तो उनको सेठ मान लिया, उन्होंने कहा जी हमारे बॉस से जो वो फैसला करेंगे हम तो वो करेंगे। कहते ये यही हैं, लेकिन सबको पता है कि लग समझ आएगी हमने अगर इस मौसम के अंदर किया। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट बड़ी तगड़ी है, वो फेंटा लगाएगी बड़ी पकड़ के इस बार। और खान साहब आपको डेट चेंज करते हुए महसूस हो रहे हैं? आज बड़ा इंपॉर्टेंट है दिन, आज अगर इन्होंने कन्विंस कर लिया तो फिर तो इमरान खान साहब कर जाएंगे, दिसंबर में ले जाएंगे इसको। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये बुशरा बीबी की क्या एंट्री हुई है ये तो बताइएगा। अब बुशरा बीबी जो है ना, देखें वो सबसे ज़्यादा मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ, और अलीमा खान साहबा, बाकी सब ज़ाहिर बेनिफिशरी हैं इस पार्टी के, और वो अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। बुशरा बीबी को पता है कि अगर हमने कुछ कार्रवाई की तो उसके बाद मेरी जान भी बच जाएगी, इमरान खान साहब की भी बच जाएगी। अब ये क्लेम किया जा रहा है कि वो इस वक्त पेशावर के अंदर बैठी हुई हैं, मुझे लोकेशन का नहीं पता, मैं ऑनेस्टली पहले कह रहा हूँ, ये क्लेम है सिर्फ। और वहाँ बैठ के उन्होंने पार्टी के इजलास वगैरह भी किए हैं, फिर पंजाब से MPs को बुलाया, उनको भी बताया गया कि जनाब आपने क्या करना है, टिकट होल्डर्स को भी, और ऐसे लोग भी जो बाहर मॉब को निकाल सकते हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, उनकी रोटी पानी का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। जो फंड रेजिंग है वो भी कहते हैं कि बुशरा बीबी कर रही है, और गंडापुर साहब की उन्हें मुकम्मल तौर पर मामनत हासिल है। KP के वो लोग जो बड़े अमीर लोग हैं और जो बेनिफिशरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने खरबों रुपए के फ़ायदे उठाएं, उनको भी बुला के बुशरा बीबी जो है वो कह रही हैं कि जनाब अब आपकी कुर्बानी का वक्त आ गया। तो इस किस्म की बातें जो की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो उनकी तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी वो घरेलू खातून है, उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन खबर बहरहाल चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बुशरा बीवी का इन्फ्लुएंस है और वो कहती हैं और वो करना चाहती हैं कि 24 नवंबर को हो जाए। और बुशरा बीवी क्योंकि रूहानी अलूम जो है उनके बारे में बहुत दस्तरस रखती हैं, तो अगर ये ज्योतिष का मामला भी देख लिया जाए और फिर बुशरा बीबी की एक्टिविटी देख ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खबर गलत हो सकती है। हो सकता है वाकई ही बुशरा बीबी एक्टिव हो। इमरान खान साहब की अपनी फैमिली एक्टिव होगी तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं इमरान खान के अंदर। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है जी, खान साहब ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा है जी बाहर निकले, अपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को भी बोला है और वैसे भी उन्होंने कॉमनली स्टूडेंट्स को भी कहा है। अब ये बांग्लादेश से वो इतने क्यों मुतासर हैं और क्या हमारी सोसाइटी और बांग्लादेशी सोसाइटी में कोई ऐसी ममासलत है कि ये बांग्लादेशी टाइप इनकलाब आ सकता है? स्टोरी लेके चलते हैं जावेद चौधरी। अब देखिए, इंसान की फितरत है वो भेड़ चाल पे जाता है। जब भेड़ें एक हरकत करती हैं तो दूसरी भेड़ें भी उनको देख के मुतासर होती हैं। वो कहते हैं बंदरों के अंदर एक बीमारी हो जाए तो पूरी दुनिया के बंदरों को बीमारी लग जाती है। इस तरह उनका आपस में राब्ता होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का मसला ये है कि जो खबर चल रही होती है उसके ऊपर चल रही है। जैसे कि ख्वाजा आसफ़ है ना, ख्वाजा आसफ़ के साथ एक बंदे ने बदतमीज़ी की उधर, और ख्वाजा आसफ़ साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं। आगे जाके हम स्टोरी बताएंगे भी आपको। लेकिन साथ ही एक दूसरे आदमी ने खाना खाते हुए वीडियो बना ली, क्योंकि एक वीडियो वायरल है ना, तो फिर दूसरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जो कुछ स्टूडेंट्स ने किया था वो एक बड़ी खबर थी और कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, अगस्त का महीना है, और उसके अंदर स्टूडेंट्स बाहर निकले और आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम पकड़ता चला गया और उस मोमेंटम ने वहाँ से हसीना वाजिद साहब की गवर्नमेंट को लपेट के फारिग कर दिया और हसीना वाजिद वहाँ से भाग के इंडिया चले गई वैसे तो। और साथ उन्होंने इंटरपोल के एक्टिव करके कहा जी कि थ्रू इंटरपोल उनको वापस लाया जाए, तो वो उस साइड पे तो ये भी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन चंद स्टूडेंट्स का इशू था, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बांग्लादेश को उसने लपेट में ले लिया और इतनी मजबूत गवर्नमेंट चली गई और जाने के बाद जजेस को भी फारिग कर दिया गया, फिर वहाँ पे जो जर्नैल थे उनको भी फारिग कर दिया गया, फिर वहाँ पे जो उनके बिजनेसमैन थे उनको फारिग कर दिया गया, जो कैबिनेट के लोग थे उनको फेंटा लगा दिया लोगों ने। तो बांग्लादेश के अंदर हर चीज़ बदल गई। शेख मुजीबुर रहमान साहब का अजायब घर तोड़ दिया गया, वहाँ उनके बुत गिरा दिए गए और जहाँ जहाँ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी उनको भी उतार के जला दिया गया। इस लेवल तक वहाँ पे इंकलाब आ गया। तो अभी ये क्योंकि ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि इनके वर्कर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ देख रही हैं जो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनको अगर ये कहा जाए तो ये पहले से थोड़े से मोटिवेटेड हैं, तो ये फौरी तौर पे इस टाइप पे इस पैटर्न पे चले जाएंगे। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने नौजवान वर्कर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाना चाहते हैं। इससे पहले इन्होंने एक लाहौर के अंदर एक कॉलेज की लड़की का एक इशू बना के उस मूवमेंट को चलाने की कोशिश की थी पंजाब के अंदर, और वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। उस वक्त आपने देखा कितने उन्होंने कॉलेजेस के अंदर तोड़ फोड़ कर दी थी। ये तो गवर्नमेंट एक्टिव हुई और उसने चीज़ों को समेटा, को पुलिस ने वजाहत की और काउंटर नैरेटिव उन्होंने एक बयान किया, तो उससे जाके मामला सेटल हुए। और अगर वो थोड़ी सी अनलीश हो जाती और तो यहाँ वाकई पंजाब के अंदर आग लग जानी थी। तो सेम ये उसी पैटर्न पे इमरान खान साहब जो है ये चाहते हैं कि नौजवान बाहर आएँ और कोई एक आध नौजवान उसके ऊपर हमला हो जाए और वो अगर शहीद हो जाए या उसकी हलाकत हो जाए तो फिर सारे स्टूडेंट्स उसकी लाश उठा के चल पड़ें, और अगर ये चल पड़े तो फिर चल पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि आखिरी होप है बल्कि उनकी कि यही आखिरी कॉल हो सकती है कि नौजवान बाहर आ जाएं और बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर आके गवर्नमेंट को फारिग करते हैं, कोई मुद्दा बनाना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी मरीम बीबी के हवाले से। मरीम नवाज साहबा के हवाले से खबरें आ रही थी। कभी उन्हें कहा जा रहा था कि उन्हें गले का कैंसर है, कभी कह रहे थे कि थायराइड का कैंसर है, मुख्तलिफ बीमारियों के नाम लिए जाते रहे, अफवाहें सरगर्म रही। आज हम आपको ऑथेंटिकली बताने जा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली में हुआ क्या था, वो गई क्यों थी, और अब खैर वो वापस भी आ रही हैं, लेकिन उनकी बीमारी की असल दास्तान आज आपको बताते हैं। ये कुछ अरसे से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे कि आपने इस पे क्यों नहीं कोई वीलॉग किया, तो इन्फॉर्मेशन तो सिंपल सी है कि मरीम बीबी जो हैं वो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो कलसूम नवाज साहिबा ना मरहुमा जो इनकी वालदा हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया थी, उनको भी गले का कैंसर था। ये याद है कि गले के कैंसर की वजह से उनका वसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था और बड़ी बुरी कंडीशन में उनकी, बड़ा सांस लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो गले का कैंसर बड़ा खौफनाक होता है, ये याद रखें आप। पूरे जिस्म के अंदर फैल जाता है, ना बंदा बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त से बचाए। वैसे तो कैंसर या बीमारी कोई भी हो वो बुरी होती है, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो उसके बाद ये जो मरीम नवाज साहब हैं, इनके गले के अंदर गिल्टियाँ थी दोनों साइडों पे यहाँ पे ना, और गिल्टियाँ इस टाइप की थी तो उन्होंने इनकी आवाज़ को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये पहले स्विट्ज़रलैंड गई थी उनसे पहले, और वहाँ पे जाके उन्होंने सर्जरी करवाई थी और गिल्टियाँ निकलवा दी थी।
अब ये अलग स्टोरी है कि क्या वो गिल्टियाँ उनके अंदर कैंसर के एलिमेंट्स थे या नहीं थे, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये क्योंकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा डिग आउट भी चीज़ों को करना चाहिए। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई और बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब वो बोलती हैं तो ज़ोर लगाती हैं, आपने देखा होगा। वो ज़ोर इसलिए लगाती हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो फिर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी हो जाती है, फिर आपको ज़रा प्रेशराइज़ करना पड़ता है अपने उन अज़ा को, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती हैं। आप देखें बड़ी लाउड आवाज़ है उनकी, और उसकी वजह भी वही है, जो गिल्टियाँ थी ना जिनको रिमूव किया गया। अब उसके बाद दोबारा उनको कोई फीलिंग्स आ रही थी इस टाइप की कि गले के अंदर कोई तकलीफ़ हो रही है उनको, और दोबारा आवाज़ के अंदर कोई लर्जिश सी फील हो रही थी उनके। तो उसके बाद वो फॉलो अप के लिए वो जनेवा गई, और मियां नवाज शरीफ साहब इसीलिए उनके साथ गए हैं, कोई पहली मरतबा भी वो साथ गए थे, और वो चाहते थे कि अपनी साहबजादी जो है उनकी अपनी निगरानी के अंदर उनका इलाज करवाया जाए। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। और बाकी वो ज़ाहिर है मरीम नवाज़ थोड़ी सी विजिलेंट भी हैं, क्योंकि जब उनकी वालदा का कि कैंसर की वजह से उनकी इंतकाल हुआ है तो उनको विजिलेंट भी होना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो डीएनए में चला जाता है, वो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के अंदर जाके वार ज़रूर करता है। तो ये एक एहतियाती उनका दौरा था, और अब वहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ है, और उसके बाद अब वो आराम कर रही हैं लंदन के अंदर। 2-3 दिनों में वो पाकिस्तान आ जाएंगी। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। बेसिकली ट्यूमर था बेसिकली ट्यूमर था। हाँ, लेकिन वो कैंसर की कंफर्मेशन नहीं है, ये गलत खबर है। अब वो ट्यूमर उसके अंदर कैंसर है या नहीं है, इसके बारे में सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहबा की पिछले दिनों वजाहत भी आ गई कि मुझे कोई कैंसर नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पता नहीं क्यों चाहते हैं कि मरीम नवाज जो है उनको कैंसर हो जाए, या उनको खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा हादसा हो जाए। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो तोपों के अंदर कीड़े पड़ने का इंतज़ार हो रहा था ना, ये इसी टाइप का। भाई आपने मुकाबला करना है, मुकाबला करें, सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करें, इस लेवल तक चले जाना, एथिक्स होने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है एथिक्स वगैरह तो ख़त्म ही हो गए हैं पाकिस्तान में, उसकी तो आप बिल्कुल उसके बारे में सोचना ही बंद करते हैं। पाकिस्तान में या पीटीआई में? पाकिस्तान के अंदर अब सब लोग एक जैसे। देखें नून लीग ने वहाँ पे क्या किया था मियां नवाज शरीफ के घर के सामने, जो उन्होंने नारों के जवाब में जो नारे लगाए, तोबा तोबा तोबा। तो अटैक हुआ था ना सर, हमला किया गया था तो जवाब दे रहे हैं ना, खुद उनकी तरफ तो चल के नहीं गए थे ना, लेकिन फिर वाले चल के गए। डिसेंसी होती है, आपको उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आप अगर फ़र्ज़ करें बैल के साथ लड़ रहे हैं तो खुद भी बैल हो जाएंगे आप। ठीक है, मतलब जवाब ना दें, इन्हें बोलने दें। आप बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। लास्ट स्टोरी जी हमारी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कि ख्वाजा आसिफ ही टारगेट क्यों हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहबा या मरियम साहिबा जो हैं, नवाज शरीफ साहब जो वो तो टारगेट होते ही रहते हैं, लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ साहब को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। पहले एक उनकी वीडियो आती है, पता चलता है उन्हें छुरी से मारने की धमकी दी जाती है, फिर अचानक उनकी एक और वीडियो वायरल हो जाती है। अब ये डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं कि ख्वाजा साहब ही टारगेट पे क्यों है। 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो वही है कि जब कोई ट्रेंड बनता है और कोई बंदा ट्रेंडिंग में आता है तो फिर दूसरे लोग भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो पुरानी वीडियोज़ निकाल लेते हैं, कोई नई वीडियोज़ बना लेते हैं, और उसके बाद वो धड़ाधड़ पर इस काम पर लग जाते हैं। और दूसरी रीज़न जो है उस्मान डार साहब हैं। उस्मान डार साहब ने सियालकोट के अंदर एक बाकायदा यूनिट बनाया हुआ था सोशल मीडिया का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता था। जो इनके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं ना, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गेयर करते थे, उसमें एक उस्मान डार साहब का भी सेंटर था, और वो सियालकोट के अंदर था, जिसको उन्होंने खुद ही बनाया था, और उसके खासा उन्होंने पैसा भी लगाया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर, इमरान खान साहब के कहने पर। तो अब वहाँ पर ज़ाहिर है डार साहब को तो बड़ी तकलीफ़ है ख्वाजा आसिफ की, तो ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ निकलती है तो डार साहब उसको गेयर कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इसकी गेयरिंग हो रही है वो सियालकोट से ही हो रही है, और उसके पीछे डार साहब ज़रूर शामिल होंगे सारे काम के अंदर। ये दूसरी रीज़न ये है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर सफ़र कर रहे थे। एक तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो कितने फ़न खान होते हैं, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको फिर बसों पे सफ़र करना पड़ता है, ट्रेनों में सफ़र करना पड़ता है, टैक्सियों में सफ़र करना पड़ता है, सड़क के ऊपर इसी तरह आपको फुटपाथ के ऊपर फिरना पड़ता है। और लोग फिरते भी हैं, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, और हर आदमी का राइट है कि वो किसी भी सोसाइटी में जाकर उसको इस तरह आज़ादी के साथ देख सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना बदनाम कर दिया सियासत को कि जब कोई चेहरा नज़र आता है तो लोग उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, लोग उसको फौरी तौर पे वीडियो बना के उसके बाद जो सलूक करते हैं तौबा तौबा तौबा। तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो ट्रेन के अंदर हुआ, वो एक फ़ैमिली थी 4 लोगों की, जिन्होंने पहले ख्वाजा साहब को थोड़ा सा टीज़ करना शुरू किया, फिर उसके बाद वो बढ़ते चले गए। एक थोड़ा सा उनका जो बुज़ुर्ग था ज़्यादा खिसका हुआ था, उसने ये तक कह दिया कि यहाँ तो चाकू मार देते हैं लोगों को। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कल पुलिस बुलाई है, पाकिस्तान हाई कमीशन में उन्होंने बुलाई है, और हाई कमिश्नर ने बुलाई है, और वहाँ पे वो मौजूद थे डॉक्टर फैसल,
और ये जो पुलिस है ये ट्रांसपोर्ट पुलिस है। ये याद रखिए कि वहाँ पे यूके के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस हैं। एक प्रोटेस्ट पुलिस भी होती है वहाँ पे जो सिर्फ प्रोटेस्ट को डील करती है। एक ट्रैफिक पुलिस भी होती है जो सिर्फ ट्रैफिक को डील करती है। एक ट्रांसपोर्ट पुलिस होती है जो ट्रांसपोर्ट को डील करती है। एक डिप्लोमेट्स की पुलिस होती है जो डिप्लोमेटिक जो इश्यूज़ होते हैं उनको डील करती है। फिर स्कॉटलैंड यार्ड भी होती है। फिर एक क्रिमिनल जो होती है वो पुलिस भी अलग होती है। तो वहाँ पे हर किस्म की पुलिस अवेलेबल है। तो अब ये जो पुलिस है ये ट्रांसपोर्ट पुलिस है जिसको बुलाया गया है और अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दे दी उनको। और अब जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमराज निकाल के जो बस के जो ट्रेन के कैमराज हैं उनसे निकाल के उस फैमिली को तलाश करेगी और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई मेरा ख्याल है ज़्यादा यही हो सकता। इसके अंदर जो खौफनाक चीज़ है वो ये है कि जो उसको कत्ल करने की धमकी दी है ना ये ख़तरनाक है। तो आप वैसे जितनी चाहे बुली कर लें और कोई आपको रोक नहीं सकता इंग्लैंड के अंदर, ये उनका है रूल है। लेकिन ये जो चाकू वाली बात है ये ख़तरनाक है। मुझे लगता है कि उस आदमी को बुला के वार्निंग वगैरह दी जाएगी और चेक किया जाएगा कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो हो सकता है उसके साथ ट्रैकर लगा दिया जाए कि कहीं ख्वाजा आसिफ साहब को वो वाकई चाकू ना मारते। दूसरा, कल ख्वाजा आसिफ साहब खाना खा रहे, मेरा ख्याल है नाश्ता कर रहे होंगे, होटल का मंजर था वो। और जिस होटल में अमूमन बंदा ठहरता तो इस टाइप की वो मेरा ख्याल हार्ड रॉक मियां नवाज शरीफ साहब के घर के करीब एक होटल है वहाँ पे और वहीं पे ये ज़्यादातर लोग ठहरते हैं। तो उसका डाइनिंग हॉल इस टाइप का ही है जो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है वो शायद वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और एक बंदे ने दूर से वीडियो बना ली और वो साथ लगा हुआ है कि ख्वाजा साहब देखें ये जो पाकिस्तान का पैसा लूट के आए हैं वो यहाँ पे मटन खा रहे हैं। भाई वो मटन कितना एक लूट लिया है और क्या उससे सिर्फ मटन ही खाना था ख्वाजा साहब ने। और ख्वाजा साहब बड़े खुशहाल आदमी है, ये भी है, अच्छे भले पैसे हैं उनके पास, तो उन्हें पाकिस्तान को लूट के मटन खाने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे भी खा सकते हैं। अच्छे नहाए धोए किस्म के बंदे हैं, ऐसा मसला नहीं है कि उन्हें छोटी सी चीज़ के लिए भी पाकिस्तान को लूटना पड़े। लेकिन क्योंकि ट्रेंड बन गया ना तो अब वो चल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए ख्वाजा आसिफ साहब लिफ्ट में होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब एयरपोर्ट जा रहे होंगे, ख्वाजा आसिफ शॉपिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बगलोल निकलेगा, उनकी फुटेज बनाएगा और उसके बाद फेंक देगा। ये ट्रेंडिंग है ना, बस ट्रेंडिंग में है ख्वाजा आसिफ साहब, ये उनकी रीज़न है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा खौफनाक काम किया है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को और नून लीग के लोगों को बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ा, इस योगा नहीं छोड़ा कि वो बाहर निकलें और वो इज़्ज़त के साथ वहाँ घूम फिर सकें या कुछ चीज़ ख़रीद सकें या किसी जगह खाना खा सकें। ये ऐसे को खौफनाक किस्म के लोग हैं कि बस जब किसी के पीछे लगते हैं तो फिर लगते रहते हैं और फिर कोई रीज़न नहीं होते। अब इनको रीज़न के ज़रिए समझा नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लें आप। ये कहते हैं ना बड़े चोर हैं, उनसे कहते हैं भाई बताओ तो सही कहाँ चोरी की है, तो इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते बस हैं, जो हमने कह दिया है बस, क्योंकि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं ना, खान साहब भी बस कह देते होते हैं। बात है जैसे कि गौर खान साहब ने कहा उन्होंने 24 तारीख की कह दी तो कह दी। यही प्रॉब्लम है इस पूरी पार्टी के अंदर कि किसी शख्स की इज़्ज़त महफूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है चौधरी साहब, इस तरह तो माफिया ऑपरेट होता है, जिस तरह से हुक्म दे के और ये सब कुछ जो होगा सर वो माफिया ये जो बॉस ने क्या कल्ट कहते हैं ना, जो कल्ट उसमें थोड़ी सी जान है। वैसे कल्ट फॉलोइंग में इसी तरह करते हैं लोग कि जो किसी ने कह दिया। इवन आपको पता है कि जापान के अंदर एक बार एक कल्ट था और उसके सरबराह ने लोगों को अंडरग्राउंड जो होते हैं ना वहाँ ले गया और वहाँ पे 3000 लोगों ने खुदकुशी कर ली इकट्ठी। अच्छा, उसने कहा जी खुदकुशी कर लो, 3000 लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो कल्ट का यही होता है कि कल्ट जिस साइड पे ले जाए उनका लीडर तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चौधरी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लंदन में हर किस्म की पुलिस अलग है, हर काम के लिए पुलिस अलग है। तो हम अपने इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपने जो हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पुलिस को भी प्रोटोकॉल के अलावा कुछ और करने दें और अपने फ़राइज़ को निभाने दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।